हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम तरंगों के संबंध में अध्यारोपण सिद्धांत बताएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों में है। जब दो तरंगें हमारी चलती हैं किसी माध्यम में तो अध्यारोपण होता है, और इस अध्यारोपण में जो माध्यम के कणों का विस्थापन है वो उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। मान लो एक तरंग का विस्थापन हमारा y1 है और दूसरे तरंग का विस्थापन हमारा y2 है, तो जो परिणामी विस्थापन हमें मिलता है वो y1 प्लस y2 के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि जब दो तरंगें किसी माध्यम पे संचरित होती हैं और अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात जो माध्यम के कणों का विस्थापन होता है वो विस्थापन उन दोनों तरंगों की अनुपस्थिति में जो हमारा विस्थापन होता है उस विस्थापन के योग के बराबर होता है। मान लो एक तरंग का विस्थापन समीकरण हमारा y1 = a sin ओमेगा t है और दूसरे तरंग का विस्थापन मान लो y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो जो कण का परिणामी विस्थापन होगा y = y1 प्लस y2 के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम दूसरा, अब देखिए इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यानी अध्यारोपण के सिद्धांत में तीन प्रभाव हमारे होते हैं। एक तो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण इंटरफ्रेंस। एक होता है विस्पंद बीट्सो। एक हमारी अप्रगामी तरंगें होती हैं, अप्रगामी तरंगें, प्रोग्रेसिव वेव्स। तो व्यतिकरण क्या है? जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, आयाम या आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं तो उनका जो परिणामी आवृत्ति होती है उन तरंगों के योग अलग अलग आवृत्तियों के योग के बराबर होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और जब दो तरंगें जिनके आयाम हमारे लगभग समान होते हैं एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर हमें बीट्स उत्पन्न होता है, यानी विस्पंद उत्पन्न होते हैं। अप्रगामी तरंगें, जब दो हमारी तरंगें समान आयाम की विपरीत दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं तो जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत में तीन प्रभाव हमारे लागू होते हैं। एक व्यतिकरण उत्पन्न होता है, विस्पंद होता है और अप्रगामी तरंगें भी जो है हमारी उत्पन्न होती हैं। व्यतिकरण के संबंध में हम लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन तुम्हें जो है बताएंगे कि किस तरीके से व्यतिकरण की घटना में हम
फ्रीक्वेंसी को जो है या उसकी आवृत्ति को ज्ञात करते हैं। और कब, चूंकि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण होता है, तो कब हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा और कब हमें विनाशी व्यतिकरण जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण हमारा ध्रुवित प्रकाश से संबंधित है कि साधारण प्रकाश जो है हमारा अध्रुवित प्रकाश होता है। एक घटना होती है हमारी ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। तो ध्रुवण क्या है कि ध्रुवित से अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में जो बदलने की घटना है उसको हम ध्रुवण कहते हैं। जब हम अध्रुवित प्रकाश को किसी माध्यम में जैसे कांच है आपतित करते हैं, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश के वेक्टर कंपन जो हैं वो चारों दिशाओं में लंब रूप से होते हैं, और जब ये प्रकाश जैसे कांच है या पोलराइड फिल्म से गुजारा जाता है तो इसके कणों का जो कंपन होता है चारों दिशाओं में ना होकर के केवल तल के लंबवत होता है। तो इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। इस क्रिया को हम ध्रुवण कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश जो प्रकाश होता है वो हमारा ध्रुवित प्रकाश होता है। यानी ध्रुवित प्रकाश के जो कणों का कंपन है सिर्फ तल के लंबवत कंपन होते हैं, जबकि अध्रुवित प्रकाश के जो कंपन होते हैं कणों के वो चारों दिशाओं में कंपन होते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुवण कोण है, जब हम प्रकाश को आपतित करते हैं, मान लो जैसे कांच में हमने आपतित किया, तो वो आपतन कोण है जिस कोण पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। उस आपतन कोण के मान को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। यानी उस आपतन कोण पर ध्रुवण क्रिया हमारी होने लगती है, यानी अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश बदलने लगता है। उस आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं और इसे हम IP से डिनोट करते हैं। P का मतलब पोलराइज, I का मतलब जो हमारा इंसिडेंट एंगल है। तो ये आपतन कोण है। और अगर पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो ब्रूस्टर ने इस पे इस ध्रुवण कोण और अपवर्तनांक के संबंध में एक सूत्र बताया कि n = 10IP, जहां पर IP हमारा ध्रुवण कोण है और n है पदार्थ का अपवर्तनांक। यानी ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन चूंकि ब्रूस्टर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, ब्रूस्टर, इसलिए इस नियम को हम ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। यानी ध्रुवण कोण पर जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी IP + R बराबर होता है 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि आपतित जो किरण है और परावर्तित किरण है परस्पर लंबवत होती हैं। तो ब्रूस्टर ने जो बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके ध्रुवण कोण के स्पज्या के बराबर होता है। स्पज्या का मतलब है टेंजेंटो, यानी n = 10IP। तो ध्रुवण कोण और ब्रूस्टर का नियम
ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, ध्रुवण की घटना से और अध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश। तो यहां पर सारी टॉपिक हमारी क्लियर हो जाती हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवण क्या है और ध्रुवण कोण क्या है तथा ब्रूस्टर का नियम क्या है। और ध्रुवण तल वो तल होता है जिस पर हमारा अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, उस तल को हम ध्रुवण तल कहते हैं। तो सबसे पहले अध्रुवित अध्रुवित वो प्रकाश होता है जिसके कणों का जो वेक्टर कंपन है वो चारों दिशाओं में समान रूप से होता है। जैसे ये हमारा कंपन है, चारों दिशाओं में समान रूप से ये कंपन हमारे जो है उत्पन्न होते हैं। ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो सूर्य से मिलने वाला प्रकाश है वो हमारा अध्रुवित प्रकाश है। जब इस प्रकाश को हम किसी पोलराइज्ड फिल्म से गुजारते हैं तो ये गुजरने वाला जो प्रकाश है वो सिर्फ तल के लंबवत कंपन रह जाते हैं, बाकी जो कंपन हमारे वो अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कंपनों के प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रयोग में आपतन कोण को हम कम या ज्यादा करते हैं। जिस आपतन कोण पर ये क्रिया हमारी होने लगती है, यानी अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में बदलाव होने लगता है, उस कोण को यानी उस आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। और इस ध्रुवण कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच में ब्रूस्टर ने बताया कि n = 10 के बराबर होता है, यानी उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो उस ध्रुवण कोण की स्पज्या के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं, यानी IP + R = 90 के बराबर होता है, यानी परस्पर लंबवत होता है। तरंगाग्र तरंगाग्र क्या होता है कि अगर किसी माध्यम में कोई तरंग हमारी संचरित हो रही है, यानी अगर किसी माध्यम में कोई तरंग हमारी चल रही है, तो उस माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें, उस माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें सभी कणों का कंपन जो कला है वो अगर हमारी समान हो, सभी कणों की कंपन की जो कला है वो अगर हमारी समान हो, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, अगर कोई तरंग किसी एक माध्यम में हमारी संचरित हो रही हो और उस माध्यम में एक हम ऐसा पृष्ठ खींचें जहां पर प्रत्येक कण की कला समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। अब इसी संबंध में हाइगेंस ने एक सिद्धांत बताया था जिसको हम कहते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या था? हाइगेंस ने ये बताया था कि जब कोई तरंग हमारी चलती है
तो प्रारंभ में सीधी होती हैं और जब ये अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात एक नई तरंग हमारी उत्पादित होती है और प्रत्येक अध्यारोपण का जो बिंदु है वो हमारा एक सोर्स कहलाता है, यानी तरंग सोर्स बन जाता है। तो प्रारंभ में ये तरंगे हमारी इस प्रकार से होती हैं। एक तरंग मान लो हमारी चली और ये दो तरंगों में, फिर दो तरंगे ये तीन तरंगों में, ऐसे इनका अध्यारोपण आगे की ओर जो है चलता जाता है। तो प्रत्येक जो तरंगार्ग जो तरंग स्रोत है वो इनके अध्यारोपण से जो है प्राप्त होता है। तो जहां से स्रोत होता है वहां से एक नई तरंग हमें प्राप्त होती है जिसे हम, तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत हम बता रहे थे। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत तो क्या है कि जब कोई तरंग हमारी किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के प्रत्येक कण में कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो वो पृष्ठ जहां पर सभी कणों का जो कंपन है एक ही समान कला में होता है उसे हम तरंगार्ग कहते हैं। और इस तरंगार्ग के पृष्ठ पर अगर हम अभिलंबवत रेखाएं खींचें तो वो तरंग के चलने की दिशा को प्रकट करती है, जो हमारी नई तरंग हमारी चलती है। फिर ये बताया कि माध्यम में जहां भी तरंगार्ग पहुंचता है और ये तरंगार्ग जब आगे हमारा बढ़ता है तो माध्यम में जहां भी तरंगार्ग पहुंचता है वहां पर प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें हमारी सभी दिशाओं में निकलती हैं और इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये जो माध्यम में जब तरंगार्ग हमारा आगे बढ़ता है तो सभी दिशाओं में प्रत्येक कण एक नई तरंग का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों के हमको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये तरंगें उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से हमारी प्राथमिक वाली तरंगें यानी उसके पहले वाली तरंगें आती हैं, उसी चाल से ये द्वितीयक तरंगिकाएं हमारी आगे बढ़ती हैं। तो अगले पॉइंट में इन्होंने बताया कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाएं किसी पृष्ठ को स्पर्श करता हुआ अगर एक हम पृष्ठ खींचें तो उस तरंगार्ग की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर हम इस तरंगार्ग पर एक पृष्ठ खींचें, कह रहा है किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ अगर एक हम पृष्ठ खींचें तो उस क्षण तरंगार्ग की नवीन स्थिति को प्रकट करता है। जैसे मान लो कि ये एक स्रोत है, यहाँ से ये हमारी प्राथमिक तरंगें चल रही हैं, तो पहले ये गोलीय आकार में चलती हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो इनका आकार एक समतल होता जाता है। तो इस प्रकार से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और ये एक समतल का रूप जो है ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हाइगेंस ने इन द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में बताया था। तरंगार्ग को भी इसी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया और किस प्रकार से ये तरंगें हमारी आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार से स्रोत हमारा बनता है तरंगों का, और आगे चलकर ये तरंगें किस प्रकार का रूप लेती हैं, इन सब के बारे में हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में जो है स्पष्ट किया था। पोलेराइड क्या है? देखिए, पोलेराइड क्या होती है कि पोलेराइड एक ऐसी फिल्म है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करती है। पोलेराइड दो कांचों के बीच में
नाइट्रोसेल्यूलोज की परत पे ऐसे क्रिस्टल लगाए जाते हैं जिनकी अक्षें, सभी क्रिस्टलों की अक्षें समांतर रहें, और इससे जब अध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है तो वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। इस प्रकार की फिल्म को हम पोलराइड फिल्म कहते हैं। तो इससे जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता की गणना की जा सकती है इस पे पोलराइड में, कि I = होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। इस सूत्र के द्वारा हम निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना जो है कर सकते हैं। प्रकाश में एक घटना और होती है विवर्तन की घटना। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन जब किसी हम प्रकाश को किसी छिद्र से गुजारते हैं तो वो प्रकाश उस छिद्र के किनारों पर रेखीय माध्यम से विचलित हो जाता है, यानी जिस रेखा में जा रहा होता है उस रेखा से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमारा वहाँ पर छिद्र से गुजरने के बाद फैल जैसा जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये छिद्र है और इस छिद्र से जब हमारा प्रकाश आता है तो इसके छोरों पर आकर के ये प्रकाश फैल जाने की घटना जो होती है वो हमारी प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न होगा नाभिक से संबंधित। नाभिक से संबंधित तो नाभिक में हमारी दो घटनाएं हैं। एक घटना होती नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और एक घटना होती हमारी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। तो ये दोनों ही घटनाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों ही घटनाएं हमारी केमिस्ट्री से भी संबंधित हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ये हमारी फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है जब कोई एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है तो हम उससे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब कोई एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए, इस टूटने की क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 235 92 पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। जैसे यूरेनियम 235 92 पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। इससे हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, अपार ऊर्जा प्राप्त होगी। बेरियम का जो परमाणु भार 144, परमाणु क्रमांक 56, और क्रिप्टॉन का जो है परमाणु भार 89 और
36 है। तो यहाँ पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को हम नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या है? जब कोई एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटती है तो इस क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235-92 पर जब हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। बेरियम 144 और 56, क्रिप्टॉन होता है 89 36 और इस पे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा हमारी अपार ऊर्जा होती है, जैसे परमाणु बम का फटना। इसमें जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से घटनाएं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन वो घटना होती है जब कई छोटे छोटे नाभिक संलयित होकर यानी मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। जब छोटे छोटे कई नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस घटना को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H11 प्लस H11 ये बना देता है H21 और H12 प्लस H12 ये बना देता है हीलियम नाभिक। तो यहाँ पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी नाभिकीय संलयन की ऊर्जा कहलाती है। और ये घटना होती है हमारी, जैसे सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। सूर्य के पास जो ऊर्जा संचित होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से दोनों घटनाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, एक नाभिकीय संलयन की और एक नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है योग करना और नाभिकीय विखंडन से तात्पर्य है नाभिक को खंडों में विभाजित करना। तो नाभिकीय संलयन वो अभिक्रिया हो गई जिसपे कई छोटे छोटे नाभिक हमारे जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके 1H2 बनाते हैं और दो हमारे 1S2 जुड़ करके एक हीलियम नाभिक तैयार करते हैं और इससे बनाने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी नाभिकीय संलयन की ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार से नाभिकीय विखंडन में जब एक भारी नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235-92 को जब हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में जो है टूटता है।